की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपद देखने को मिले और सभी 16 महाजनपदों में राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का दौर चल रहा था। सभी महाजनपद अपनी सीमा का विस्तार चाहते थे, पर जो मगध महाजनपद था इन सभी महाजनपदों में से उभर कर आया और अपनी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कौन सा? मगध महाजनपद। ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया और आज हम इसी मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। आपने महाभारत में देखा होगा कि भीम के साथ जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ था, तो ये सबसे प्रतापी शासक था बृहद्रथ वंश का। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मतलब कि धार्मिक पुस्तकों में तो ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले शासक था बृहद्रथ, पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो हर्यक वंश का मिलता है कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का राज था। वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अगर हम महाभारत से देखें तो महाभारत में हमें यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहले मगध पर किस वंश का शासन था, तो बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ और सबसे प्रतापी शासक था जरासंध। तो मगध मैंने आपको बताया कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, इसके कुछ प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है विस्तृत उपजाऊ मैदान। तो जो मगध महाजनपद था इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी ये नदियों से घिरा हुआ था। गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, इन नदियों से घिरा हुआ था। तो जो वहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी, विस्तृत उपजाऊ मैदान था। दूसरा है प्राकृतिक सुरक्षा। तो जो मगध महाजनपद था इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। कैसे? इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, उत्तर में देखा जाए तो गंगा नदी थी, पूर्व में देखा जाए तो फाल्गु जैसी नदियां थी और पश्चिम में सोन नदी थी। मतलब कि नदियों से घिरा हुआ था और दक्षिण में पर्वतों से घिरा हुआ था, जिस कारण इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। और तीसरा कारण है खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जिस कारण मगध महाजनपद और तेजी से शक्तिशाली बना। चौथा कारण है व्यापार में वृद्धि। हमने पढ़ा है कि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी, तो कृषि की पैदावार काफी होती थी, तो दूसरे महाजनपदों में भी इसका व्यापार होता था, तो व्यापार में वृद्धि भी इसका प्रमुख कारण है। पांचवा कारण है वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। तो उस समय मगध महाजनपद में सबसे ज्यादा हाथी हुआ करते थे, क्योंकि वहां के वनों में हाथी पाए जाते थे, तो सबसे ज्यादा मगध महाजनपद में हाथियों की उपलब्धता होती थी। छठा कारण है कृषि में लोहे का उपयोग, जिसके कारण इनकी कृषि और तेजी से आगे बढ़ी। धान की रोपाई की पद्धति का विकास। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो मगध महाजनपद है ये नदियों से घिरा हुआ था और धान को पानी की जरूरत होती है, तो धान की रोपाई की पद्धति का विकास भी मगध महाजनपद में हुआ था, जिस कारण मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ होने के कारण, व्यापार अच्छा होने के कारण आर्थिक स्थिति का भी विकास हुआ और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ये हमलों से भी बचा, जिस कारण यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता भी रही, जिस कारण मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हमने पीछे देखा था कि महाभारत में हमें यह प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया, पर अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों पर चले तो सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? हर्यक वंश ने। कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ये आपको याद होने चाहिए कि किन किन राजवंशों ने शासन किया था। आज हम ऊपर वाले 3 यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको क्रम से याद होना चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो, हसीन माशूक सात। क्या है? हसीन माशूक सात। ये इसकी ट्रिक है, जिससे आपको क्रम में याद रहेगा कि मगध महाजनपद पर किस किस वंश का अधिकार रहा। तो सबसे पहले मगध महाजनपद पर हर्यक वंश ने शासन किया, दूसरे नंबर पर शिशुनाग वंश ने शासन किया, तीसरे नंबर पर नंद वंश ने शासन किया, चौथे नंबर पर मौर्य वंश ने शासन किया, पांचवें नंबर पर शुंग वंश ने शासन किया, छठे नंबर पर कण्व वंश ने शासन किया और 7वें नंबर पर सातवाहन वंश ने शासन किया। तो ये क्रम वाइज हैं, आपको याद होना चाहिए। जनपद एक ही है, मगध महाजनपद, पर मगध महाजनपद पर अलग अलग समय पर इन 7 राजवंशों ने शासन किया। तो इन सभी वंशों ने मगध महाजनपद पर शासन किया अलग अलग समय पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। तो हर्यक वंश में भी अलग अलग राजा हुए होंगे, इनका एक वंश चला होगा, उसके बाद अगला वंश आया होगा शिशुनाग वंश, तो इनके अलग अलग राजा हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। आज के इस वीडियो में हम
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंशों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मगध महाजनपद पे कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने। सबसे पहला है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में 4 राजाओं ने शासन किया। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा। तो सबसे पहले इसके राजा बने बिंबिसार। तो बिंबिसार के बाद उनका पुत्र बना राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन बने राजा और उदयन के बाद नागदशक। ये 4 राजा थे हर्यक वंश के। और नागदशक के बाद अगला वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो हर्यक वंश में कितने राजा थे? 4, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। अब हम इन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बिंबिसार से। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। सबसे पहले मगध महाजनपद पर किस वंश ने शासन किया? हर्यक वंश ने शासन किया। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाया, पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। पहले किसको बनाया था? गिरिब्रज को, और बाद में राजगृह को अपनी राजधानी बना दिया। राजगृह का मतलब है राजाओं का रहने का ग्रह, जहां पर राजा रहते हैं। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। और बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक ने दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो वो था बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या करता था? जिसे इसको अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होते थे ना, ये उनकी राजकुमारियों से विवाह कर लेता था। तो उसके बाद क्या करता था? उनके साम्राज्य को अपने में मिला लेता था, नहीं तो उनसे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेता था। तो बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। सबसे पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह से बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला। तो मगध के बाद इसने, ये देख रहे हैं आप काशी, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। दहेज में इसे मिला था। तो ये होगा पहला विवाह। दूसरा विवाह इसने चेलना, जिसे कई लोग छलना भी कहते हैं, चेलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तो वहां से इसने विवाह कर लिया, जिसके बाद वैशाली से भी इसके मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। और तीसरा विवाह छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से कर लिया। तो पंजाब की राजकुमारी से भी इसने अपना विवाह कर लिया। तो देख रहे हैं आप, तो दहेज के माध्यम से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जो देश हैं उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीत लिया। जो आप देख रहे हैं अंग राज्य, इसको उसने जीत लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब मगध साम्राज्य अंग तक फैल गया और अंग को जीतने के बाद इसने वहां पर सेनापति अपने बेटे अजातशत्रु को बना दिया। तो अंग का सेनापति किसको बना दिया गया? अजातशत्रु को। इसी का बेटा था अजातशत्रु। इसी के समय में अवंती के राजा प्रद्योत, ये आप देख रहे हैं अवंती, यहाँ के राजा थे प्रद्योत। इन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी उस समय, पांडु रोग। इसका कोई इलाज नहीं था। अवंती के वैद्य ने भी कह दिया था कि अब राजा कुछ ही समय के मेहमान हैं। तो जब बिंबिसार को इस बात का पता चला कि अवंती के राजा को लाइलाज बीमारी हो गई है, तो इसने अपने राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, ये जरूर याद रखेगा। जीवक कहाँ का राजवैद्य था? बिंबिसार का राजवैद्य था। यह काफी मशहूर राजवैद्य था उस समय का। तो इसने जीवक को प्रद्योत के पास भेजा उसके इलाज के लिए। और जीवक के इलाज के बाद अवंती के जो राजा हैं वो स्वस्थ हो गए, मतलब कि ठीक हो गए, उनकी बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद अवंती के राजा प्रद्योत काफी प्रसन्न हुए और उसके बाद बिंबिसार और अवंती के, यानी कि बिंबिसार और प्रद्योत के काफी मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। अब दोनों मित्र बन गए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया, पर उसके बाद में इसने अपनी राजधानी राजगृह को बना दिया। और बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपना प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से किया, जिसके बदले में इसे दहेज में काशी प्रांत मिल गया। दूसरा विवाह इसने चेलना, जो कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, उनसे किया। तीसरा विवाह छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीत लिया। और जब इसे पता चला कि जो अवंती है वहां के राजा प्रद्योत कोई बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी है, तो इसने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेज दिया। और जीवक के इलाज के कारण वहां के राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया, जिसके बाद वहां से भी इसके मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो इसका बेटा था अजातशत्रु, इसने अपने पिता से कहा होगा कि पिताजी राजगद्दी खाली कर दो।
अब मेरी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत समय हो गए, अब आप बूढ़े हो गए, अब मुझे राजगद्दी पर बैठा दो। पर बिंबिसार नहीं माना, उसने अपने बेटे की फीलिंग्स नहीं समझी। इसके बेटे ने समझाया होगा कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब मेरी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको मैं राजगद्दी पर बैठकर पूरा करना चाहता हूँ। पर बिंबिसार ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसको राजगद्दी नहीं दी। तो उसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के पेट में भाला घोंप दिया और मार दिया और उसके बाद खुद राजगद्दी पर बैठ गया। तो उसके बाद हम कहानी में आगे चलते हैं, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु को देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता कहते हैं। किसे? अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। यहाँ तक कि जो ये पूरा हर्यक वंश है इसे पितृहंता कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बेटे ने भी इसकी हत्या कर दी, तो इसीलिए पूरे हर्यक वंश को ही पितृहंता कहा जाता है। तो अजातशत्रु का अर्थ क्या है? तो शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे अजातशत्रु कहा गया। और इसी का अन्य नाम है कुणिक। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि कुणिक किसका नाम है? तो अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। मैंने बौद्ध धर्म वाली वीडियो में बताई थी कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, किसने करवाई थी? तो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। वहां पर मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं बस कि पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। अजातशत्रु को लगा कि अपनी सीमा का विस्तार करना चाहिए, तो इसने क्या किया कि वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली पर आक्रमण करके इसने जीत भी लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जब इसने वैशाली पर आक्रमण किया था तो इसने उस समय युद्ध में 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। कौन कौन से हथियार? एक है रथमूसल, दूसरा है महाशिलाकंटक। ये 2 नए हथियारों का उस समय प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। तो जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, रथ के आगे वो चक्र लगा होता है, कुछ उसी टाइप का होगा रथमूसल। और महाशिलाकंटक आपने देखा होगा कि बाहुबली वो पत्थर बरसाता है ना ऊपर, उसी प्रकार कुछ महाशिलाकंटक हुआ होगा। तो 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। तो इन हथियारों की मदद से इसने वैशाली के राजा को हरा दिया और वैशाली के साम्राज्य को अपने में मिला लिया। तो अजातशत्रु ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो इसके बाद इसका बेटा उदयन इसके पास आया होगा, तो उसने भी कहा होगा कि पिताजी अब आपने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, बहुत कुछ आपने देख लिया, अब मुझे भी राजगद्दी पर बैठना है, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। पर अजातशत्रु ने लगता है इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। जिस प्रकार इसने अपने पिता की हत्या की और राजगद्दी पर बैठ गया, पर इसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इसने राजगद्दी खाली नहीं की और इसके बेटे ने क्या किया, इसके पेट में ही छुरा घोंप दिया और छुरा घोंपने के बाद वो भी इसी की तरह राजगद्दी पर बैठ गया। तो इसने अपने पिता की हत्या की थी अजातशत्रु ने, बिंबिसार की, और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया। तो आगे अब हम चलते हैं और उदयन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे उदयन और उदयन कहा जाता है। तो 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक उदयन का शासन रहा। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा, जिसे आज पटना कहा जाता है। और इसने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना ही इसने की थी और सबसे पहले इसने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उदयन ने इतिहास से सीख ली थी। इसने अपने बेटे को कह दिया होगा कि जब भी तुझे लगे राजगद्दी पर बैठना है मुझे बता देना, मारना मत, मैं समझता हूं कि तुझे राजगद्दी पर बैठना है, मैं तुझे राज्य दे दूंगा। तो उदयन की हत्या इसके बेटे ने नहीं की थी। इसने अपने बेटे को अपना राज्य सौंप दिया था। उसका नाम था नागदशक। तो नागदशक मगध का अगला शासक बना, परंतु जो नागदशक था एक अयोग्य शासक था, मतलब कि इतना शूरवीर नहीं था। तो उसके ही सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। इसका सेनापति था किसका? नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। इसने अपने ही राजा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश क्यों था? क्योंकि शिशुनाग ने ही इस वंश की स्थापना की थी। तो अब हम आगे चलते हैं शिशुनाग वंश पर। तो हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा है उदयन, उदयन के बाद उसका बेटा नागदशक। नागदशक ने कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए नागदशक की जो हत्या है उसके सेनापति किसने कर दी? शिशुनाग ने। उसके बाद कौन सा वंश चला? शिशुनाग वंश। तो अब हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था।
इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इंपॉर्टेंट है, अभी कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र। हमने पीछे पढ़ा था ना कि उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, पर जब शिशुनाग आया तो इसने क्या किया? वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मगध का शासक इसका बेटा कालाशोक बना। तो कालाशोक मतलब कि जो शोक का भी काल हो, इसका नाम था कालाशोक। इसने क्या किया? वापस फिर से पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। इसके पिता ने शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज की थी और वैशाली को राजधानी बनाया था, पर कालाशोक ने वैशाली से चेंज कर जो पाटलिपुत्र पहले राजधानी थी उसी को फिर से राजधानी बना दिया। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो भी कालाशोक के समय हुई थी। तो बौद्ध संगीतियां तो मैंने आपको अलग से बताई हुई हैं। अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये कालाशोक के समय हुई थी। पहली किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय। तो उसके बाद है कि जो शिशुनाग वंश है इसका अंतिम शासक था नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दी? महापद्मानंद ने। और यहीं से फिर एक नए वंश की शुरुआत होती है। तो शिशुनाग वंश में हमने क्या क्या पढ़ा कि शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने, और इसने क्या किया कि राजधानी वैशाली को बना दिया। उसके बाद इसका बेटा कालाशोक मगध का शासक बना और उसने पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बना दिया। और द्वितीय बौद्ध संगीति भी इसी के समय हुई। उसके बाद जो शिशुनाग वंश था इसका अंतिम शासक बना नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन की हत्या महापद्मानंद ने कर दी। और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना हुई? नंद वंश की स्थापना हुई। तो अब हम नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो महापद्मानंद 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था। तो पुराणों से हमें पता चला है कि जो महापद्मानंद था ये जाति से शूद्र था, फिर भी इसने मगध पर शासन किया। तो महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक बना था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। तो अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की जो थी सर्वक्षत्रांतक, जिसका अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला। हमने पढ़ा ना कि इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक राट की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो महापद्मानंद। आजकल का जो उड़ीसा वाला इलाका है ना वही कलिंग है। तो कलिंग में बहुत आक्रमण आपने देखे होंगे कि अशोक ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था, क्योंकि जो कलिंग था वो अपने वनों यानी कि जंगलों और हाथियों के लिए काफी फेमस था। तो कलिंग को जीतकर महापद्मानंद ने किसकी उपाधि धारण की? एक राट की। जब इसने क्षत्रियों को जीता था तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? सर्वक्षत्रांतक। और जब इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो इसने एक राट की उपाधि धारण की। और इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो कलिंग नरेश ने एक शिलालेख बनवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे हमें पता चला है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और इसी ने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। किसने? महापद्मानंद ने। यह भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है। तो महापद्मानंद के कुल 8 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा था धनानंद। तो इसके बाद यानी कि महापद्मानंद के बाद इसका बेटा धनानंद नंद वंश का अगला शासक बना। तो अब हम धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो धनानंद ने 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश पर शासन किया। और नंद वंश का अंतिम शासक भी धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। और धनानंद सिकंदर के समकालीन था, मतलब कि जिस समय सिकंदर था ना उसी समय धनानंद भी शासन कर रहा था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। किसके समय में? धनानंद के समय में। धनानंद उस समय मगध का शासक था। उसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर और इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था। तो क्या हुआ? जब चाणक्य को पता चला ना कि सिकंदर भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला है तो चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास गए, क्योंकि उस समय मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो चाणक्य धनानंद के पास गए और धनानंद को बताया कि महाराज यूनानी हम पर आक्रमण करने वाले हैं, कुछ करो। पर जो धनानंद था बहुत ही अहंकारी था। उसने चाणक्य का अपमान कर दिया और अपने सैनिकों से कहा कि इस ब्राह्मण की जो शिखा है यानी कि जो उनकी चोटी है उसको खोलकर धक्के मारकर बाहर निकाल दो। उस समय चाणक्य ने भी धनानंद से कहा था कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें मगध की राजगद्दी से उखाड़ कर फेंक ना दूं, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और उसके बाद वो वापस तक्षशिला की ओर लौट गए। फिर आपको पता ही है कि चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद
मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये मौर्य वंश अब हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो यूनानियों ने आक्रमण किया, सिकंदर ने आक्रमण किया, उसे देख लेंगे। उसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।